स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का हमारा वीडियो है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। इस वीडियो में हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को करने से पहले हम लोगों ने इसके पहले देख रखा है उत्परिवर्तन को। तो सिकल सेल एनीमिया जो एक तरह का विकार है, ये क्या है? ये एक विकार है और इस विकार को हम कहते हैं मेंडलीय विकार। इसको हम कहते हैं मेंडलीय इसे हम कहते हैं मेंडलियन विकार, या इसे हम मेंडलीय विकार कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में दो तरह के विकार को पढ़ना है। पहला विकार जो है वो गुणसूत्रीय विकार कहलाता है और दूसरा जो विकार है वो मेंडलीय विकार कहलाता है। मेंडलीय विकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों में परिवर्तन होने के कारण या उत्परिवर्तन होने के कारण यह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसे हम बिंदु उत्परिवर्तन या जिन म्यूटेशन कहते हैं, या जिन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि ये जो उत्परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के क्रम में परिवर्तन होता है। न्यूक्लियोटाइड के एक क्रम में ये परिवर्तन होता है, इसलिए इसे हम बिंदु उत्परिवर्तन या जिन उत्परिवर्तन कहते हैं। और इनसे उत्पन्न रोगों को या इनसे उत्पन्न विकारों को हम मेंडलीय विकार कहते हैं। और उन्हीं मेंडलियन विकार में जो हमारा एक विकार है, उस विकार का नाम है सिकल सेल एनीमिया। इस विकार का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल दात्रे हास्य कोशिकाएं। इस बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में जो ह्यूमन का आरबीसी है, ये जो आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, यह अपना जो इसका मूल स्वभाव है बाईकनकेव, ये बाईकनकेव से बदलकर सिकल शेप का हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? सिकल शेप का। बाईकनकेव से ये बदलकर सिकल शेप का हो जाता है, यानी हंसिए के आकार का ये हो जाता है। ये किस आकार का हो जाता है? तो ये हंसिए के आकार का हो जाता है। जैसे हम इस फिगर को देखते हैं, तो इस फिगर में ये जो हमारा है, इस फिगर में हम देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है ये नॉर्मल आरबीसी है या इरिथ्रोसाइट्स है। और ये हमारा उत्परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न यह हंसिए के आकार का जो आरबीसी हो जाता है इस बीमारी में, इस विकार में। तो ये पहले कैसा रोग है? तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अलिंग सहलग्न यह हमारा अलिग्न सहलग्न है। सहलग्न मतलब सहलग्नता, जो यानी जो जिन है वो गुणसूत्रों के ऊपर है। तो अगर वो जिन यानी इसको करने वाले जिन अगर लिंग गुणसूत्र पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं लिंग सहलग्न। और जो अलिंग यानी 1 से लेके 22 जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर अगर ये स्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अलिंग सहलग्न। दो तरह के सहलग्न होते हैं, एक होते हैं लिंग सहलग्न, एक हमारा जो होता है वो कहलाता है लिंग सहलग्न, या इसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड। यानी वैसे जिन जो या तो एक्स गुणसूत्र पर या तो वाई गुणसूत्र पर जब रहते हैं या जब उस पे उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लिंग सहलग्न। और अलिंग सहलग्न जो होते हैं वो गुणसूत्र संख्या 1 से लेके 22 तक होते हैं। यानी इन किसी भी गुणसूत्र पर जब ये उपस्थित होते हैं
या जिन जो होते हैं, जब 1 से लेके 22 गुणसूत्रों पे में से किसी एक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो वैसे सहलग्न को अलिंग सहलग्न कहते हैं। वैसे को हम कैसे क्या कहते हैं? अलिग्न सहलग्न। तो हमारा जो सिक्कल सेल है, जो हमारा सिक्कल सेल एनीमिया है, वो हमारा कैसा है? वो है हमारा अलिग्न सहलग्न। यानी इससे प्रभावित करने वाली या जिससे उत्पन्न होती हैं वो जिन अलिग्न गुणसूत्र पर होते हैं, यानी वो 1 से लेके 22 जो गुणसूत्र हैं उनके ऊपर किसी एक में, तो उस गुणसूत्र की संख्या है, यह गुणसूत्र संख्या 11 पर होती है। यह किस पे होती है? 11 पर होती है। और एक जिन करता है जिसे हम कहते हैं एच जिन, जिसे हम क्या कहते हैं? एच जिन। तो सिक्कल सेल एनीमिया एक अलिग्न सहलग्न गुणसूत्र है एक अलिग्न सहलग्न विकार है जो गुणसूत्र जिसका जिन गुणसूत्र संख्या 11 पर होती है। अब ये अपने आप को किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो ये हमें अपने आप को HBS इस रूप में, यानी समयुग्मज स्थिति में ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन्हें हम कहते हैं सहप्रभावी। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहप्रभावी। तो इसे हम देखते हैं एक एक करके। इस वीडियो को हम आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो जो अलिग्न सहलग्न जो सिक्कल सेल एनीमिया है, यह जो सिक्कल सेल एनीमिया है वो एक अलिग्न सहलग्न सहप्रभावी, ये अलिग्न सहलग्न सहप्रभावी लक्षण है। यह अलिग्न सहलग्न सहप्रभावी लक्षण है जो जिन H के द्वारा नियंत्रित होती है। H के द्वारा नियंत्रित होती है। और यच जीन जो होता है यह गुणसूत्र संख्या 11 पर होती है। गुणसूत्र संख्या 11 पर होती है। और सिक्कल सेल एनीमिया को सर्वप्रथम हेरिक ने देखा था 1904 में। 1904 में हेरिक नाम के व्यक्ति ने इसे सबसे पहले देखा था। और यह एक ऐसा लक्षण है जो अलिंग गुणसूत्र पर, इसके जिन अलिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जो जिन जो है वो एच जिन कहलाता है, वो जिन हमारा एच जिन कहलाता है। और ये गुणसूत्र संख्या 11 पर स्थित होती है, जिसके कारण इसके जो दो एलील होते हैं, वो एलील हैं HBA, यानी जो एच जीन है गुणसूत्र 11 पर जीन जो है वो एच जीन है। वो कौन सा जीन है? एच जीन, जिसके दो एलील हैं, एक नॉर्मल यानी सामान्य जिसको हम कहते हैं HBA, क्या कहेंगे? HBA। और दूसरा जो है वो है HBS। HBS जो होता है वो होता है सिक्कल सेल्ड। ये क्या होते हैं? सिक्कल सेल्ड, यानी दात्री कोशिकाएं ये उत्पन्न करेंगी। और ये जो है ये सामान्य उत्पन्न करेगा। ये सामान्य होगा या नॉर्मल होगा। और इन दोनों ही स्थिति के द्वारा क्या बनाया जाएगा? तो बनाएगा हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इनग्राम नाम के व्यक्ति ने, कौन? इनग्राम जो थे, उन्होंने इन दोनों के बीच अंतर देखा। नॉर्मल से जो ये सिक्कल सेल्ड वाला था, ये जो सिक्कल सेल्ड था वो नॉर्मल से अंतर किया। और वो क्या अंतर किया? तो वो अंतर हुआ बीटा चेन में। वो किस में अंतर हुआ? बीटा चेन में।
तो उन्होंने बीटा चेन में क्या देखा कि बीटा चेन जो है, बीटा चेन के जो छठे कोडोन है, बीटा कोन का छठे कोडोन जहाँ होना क्या चाहिए था, जहाँ वैलीन आ जाता है, जहाँ कौन आ जाता है, एक वैलीन एमिनो एसिड आ जाता है, अमीनो अम्ल आता है, जो छठे कोडोन पर, कौन सा, छठे कोडोन पर बीटा चेन के छठे कोडोन पर वैलीन आ जाता है और रहना किसको था, गुलाटेमिक अम्ल, यानी गुलाटेमिक अम्ल के जगह वैलीन आ जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो जहाँ पे ये जो GAG-CTC है, यहाँ ये जो mRNA है, जैसे प्रोटीन बनने के क्रम में, प्रोटीन के निर्माण के समय एक प्रक्रिया होती है जिसमें DNA से मैसेज कॉपी होता है mRNA में, और mRNA से फिर वो प्रोटीन कोडित होते हैं, जिसे हम इसे कहते हैं अनुलेखन, इसे हम कहते हैं अनुलेखन, इन्हें हम कहते हैं अनुलेखन, और इसे कहते हैं रूपांतरण, इसे हम कहते हैं रूपांतरण। तो यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ पे छठा कोडोन का एक जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है, जहाँ T होना चाहिए था, जहाँ T होना चाहिए था वहाँ A हो जाता है, जहाँ T होना चाहिए था वहाँ पे A हो जाता है, और जिससे ये जो GAG बनना था वो बन जाता है GUG। ये क्या बन जाता है, GUG। जो GAG कोड था वो गुलाटेमिक का था और GUG जो है वो वैलीन का है। तो यहाँ पे एक के अंदर परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसी से ये विकार उत्पन्न होता है। तो इस विकार में क्या होता है कि ऐसे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होते हैं, यानी विषम युग्मज जो होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, वो रहते नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कैपेसिटी या ऑक्सीजन की अल्पता होती है, ऑक्सीजन कम होता है, इनका आकार जो होता है वो सिक्कल सेल में बदल जाता है। इनका आकार जो होता है वो कैसा बदल जाता है, सिक्कल सेल में, यानी हंसिए के आकार का बदल जाता है। कब, जब ऑक्सीजन की अल्पता होती है। तो इसलिए इसे सहप्रभावी कहा गया, क्योंकि अप्रभावी अवस्था तब, यानी जब यह उत्पन्न होगी जब दोनों के दोनों अप्रभावी हों, यानी दोनों के दोनों समयुग्मज हो। लेकिन जो समयुग्मज स्थिति वाले होते हैं वो मैच्योर, परिपक्व होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, परिपक्व होने से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे सहप्रभावी कहा गया। और सहप्रभावी में जब ये विषम युग्मज स्थिति में होते हैं तो होते दोनों हैं, लेकिन ये अपने आप को तब परिलक्षित करेंगे जब ऑक्सीजन की अल्पता होती है। ऑक्सीजन की अल्पता होने पर ये क्या हो जाता है, ये बदल जाता है, किसमें, सिक्कल सेल में। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो सिक्कल सेल एनीमिया कैसा है, एक अलिंग संलग्न सहप्रभावी लक्षण है। यह रोग किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जिन H के द्वारा, जिसका दो रूप है, HbA, HbS। HbA जो है ये हीमोग्लोबिन A बनाएगा, HbS जो है वो सिक्कल सेल बनाएगा। यह जिन जो है वो 11वें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। बीटा श्रृंखला के जो छठे कोडोन होते हैं, बीटा श्रृंखला यानी जो ये जो HbS जो बनाएगा, इसके बीटा चेन पर, इसका बीटा चेन पर गुलाटेमिक अम्ल के जगह कौन आ जाता है, गुलाटेमिक अम्ल के जगह वैलीन आ जाता है, और थाइमीन के जगह एडनिन आ जाता है। थाइमीन के जगह एडनिन आ जाता है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेंज हो जाते हैं, और जो CTC कोडोन है वो GAG में अनुलेखित होना होता है। जो CTC जो कोड है किसका, ये जो कोड है ये DNA का कोड है, ये DNA का कोड है। तो इससे mRNA का कोड जो निकलेगा वो निकलेगा, mRNA का इसका कोड निकलेगा, जो C है उसके साथ A, जो T है जो C जो है उसके साथ G, T के साथ A और C के साथ G। लेकिन यहाँ पे जो T होता है वहाँ पे ये A आ जाता है, यानी ये हो जाता है CAC। CTC किस में बदल गया, CAC में,
और CAC में बदल गया, ये है DNA का कोड। तो mRNA का कोड इसका क्या होगा, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडीन वाला, A के साथ हमेशा रहता है T, C के साथ हमेशा रहता है G। ये DNA का है। और RNA में क्या हो जाता है, RNA में बस बदल जाता है, A के साथ जो होता है वो U हो जाता है, T के जगह U हो जाता है, और C जो है वो सेम रहता है। तो CAC जो हो गया, इसके जगह पे ये हो जाता है GUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए ये करता है वैलिन को, और ये करता है, और ये हमारा करता है किसका, ग्लूटामिक एसिड का। तो ग्लूटामिक एसिड जगह वैलिन आ जाता है। और वैलिन के आने से क्या होता है, तो परमिबिलिटी जो होती है वो बदल जाती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाता है, और 14 स्ट्रैंड का ये क्या करता है, 14 स्ट्रैंड का एक पॉलीमर बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है, जिसके कारण से जो सिकल सेल्ड होते हैं वो कैपिलरी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, ये अपने ऑक्सीजन के टेंशन में ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। और जब शेप इनका चेंज हो जाता है तो ये सिकल सेल का बन जाते हैं, और कैपिलरीज में ये जम जाते हैं, इनका क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। और क्लॉटिंग होता है जिसके कारण से जो लोग होते हैं वो एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए इसके शेप के बदलने के कारण जो रक्त की कमी हुई है, जो रक्त की अल्पता हुई है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे देखो मेन रीजन बताया है, ये DNA का सीक्वेंस है, और इसका जो नीचे है वो mRNA के कोडोन्स हैं, और ये होना ये चाहिए था, लेकिन वैलिन आ गया, म्यूटेंट हो गया। तो इस तरह के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इफेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया के कारण क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया के कारण जॉन्डिस, स्प्लीन, ब्रेन डैमेज होते हैं, कमजोरी होता है, हेडेक होता है, मसल क्रैम्प होते हैं। ये एक्यूट होते हैं, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे इसके सेल में बदलाव होने के कारण ये जो होते हैं ये डीओरिएंटेट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो हम अगर बेसिकली देखते हैं, तो अगर हेट्रोजाइगस यानी समयुग्मज और विषम युग्मज, तो समयुग्मज स्थिति जो होती है वो होती है सिकल सेल का HbS, और विषम युग्मज होता है HbA और HbS। तो ये जो होते हैं ये होते हैं वाहक, और ये जो होते हैं ये होते हैं पीड़ित। ये क्या होते हैं, पीड़ित। लेकिन इनको नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है परिपक्व होने से पहले। ठीक है। तो ये जो वाहक होते हैं इसमें जो HbA होता है, इसमें जो ये HbA है ये हमारा 55 to 60% होता है, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन 55 to 60%, और ये हमारा 35 से 40% ये हमारा होता है। और ये अपने आप को कब दिखाएगा, यानी विषम युग्मज स्थिति में अपने आप को कब दिखाएगा, ऑक्सीजन की अल्पता में। तो अगर दो वाहक नर और मादा, अगर दोनों वाहक हैं HbA, HbS, HbA, HbS, अगर ये दोनों वाहक हैं तो इनके दो तरह के बनेंगे युग्मक। एक हो जाएगा HbA, एक हो जाएगा HbS। इसमें भी सेम HbA, HbS,
हीमोग्लोबिन को दिखा रहा है। तो इसका अगर हम ऐसे चार्ट बनाते हैं, HbA, HbS, HbA, HbS, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये नॉर्मल होगा, जो हो जाएगा HbA और HbA, ये हो जाएगा HbA और ये हो जाएगा HbS, ये हो जाएगा HbA और HbS, ये हो जाएगा HbS, HbS। यानी एक बार इसको लिखना है इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे समयुग्मज वाहक 2 हैं, सॉरी विषम युग्मज, ये विषम युग्मज वाहक 2 हैं, समयुग्मज हेल्दी, समयुग्मज हेल्दी यानी स्वस्थ 1 हैं, और जो ग्रसित हैं वो 1 हैं। तो जो ग्रसित होते हैं वो मैच्योर होने से पहले मर जाते हैं, इसलिए जब 2 वाहक नर और मादा आपस में इनके बीच क्रॉस होगा तो इसमें 2 वाहक और 1, उनका सेंट्रल अफ्रीका में एक फ़ायदा है कि ये जो होते हैं वो मलेरिया से पीड़ित नहीं होते हैं, ये मलेरिया से पीड़ित नहीं होते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से कौन से ग्रसित मलेरिया से पीड़ित नहीं होते हैं, तो उसमें होगा सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया होने के कारण ये जो होते हैं, इसके जो प्लाज्मोडियम फैप्लिक्रम होते हैं, यानी इसका जो प्लाज्मोडियम होता है वो इनको इंटर नहीं कर पाते, यानी इनके इरिथ्रोसाइट्स को वो रप्चर नहीं कर पाता और वो मलेरिया से पीड़ित नहीं होते हैं।